नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एआई के भविष्य पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं हाँ, खासतौर पर 2026 में एआई एजेंट्स की क्या भूमिका होगी। और हमारी जानकारी सीधे उन लोगों से आ रही है जो इसे बना रहे हैं, मतलब A16Z के मार्क एंड्रयूज, स्टेफनी डेंग और ओलिविया मोर। तो आज हम बेसिकली एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी? कैसी कहानी? ये कहानी है कि कैसे एआई एक टूल से आगे बढ़कर हमारा एक सहकर्मी या कर्मचारी बन रहा है। बहुत दिलचस्प। तो मतलब हम 3 बड़े पड़ावों को देखेंगे। बिल्कुल। पहला, एआई हमारे लिए सोचना कैसे शुरू करेगा। दूसरा, हम उसके लिए अपनी दुनिया को कैसे बदलेंगे। और आखिर में वो हमसे बात कैसे करेगा। एग्जैक्टली। चलिए तो फिर एक सवाल से माहौल बनाते हैं। सोचिए, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके कमांड का इंतजार ना करे बल्कि आपके काम को देख के खुद ही अगला कदम उठाने लगे, तो दुनिया कैसी होगी। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, इसका पैमाना बहुत बड़ा है। सही बात है। ये सिर्फ बेहतर एप्स बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम करने के पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने जैसा है, जहां एआई एक प्रोएक्टिव पार्टनर होगा। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ। मार्क एंड्रू का कहना है कि ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है, हाँ। जिसमें हम कुछ लिखते हैं, हाँ। वो अब पुराना होने वाला है। प्रॉम्प्ट बॉक्स का अंत सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है तो पर इसका मतलब बहुत सीधा है। भविष्य के ऐप्स को हमसे लगातार पूछने की जरूरत नहीं होगी कि अब क्या करूं। अच्छा, तो वो क्या करेंगे? वो हमारे काम करने के तरीके को देखेंगे, हमारे पैटर्न को समझेंगे और फिर खुद ही सुझाव देंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बिल्कुल, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे का जो आर्थिक अवसर है, हाँ, वो दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ। अब ध्यान सिर्फ 300-400 बिलियन डॉलर के सॉफ्टवेयर खर्च पर नहीं है। तो किस पर है? अब नजर अमेरिका के 13 ट्रिलियन डॉलर के श्रम खर्च पर है। 13 ट्रिलियन, ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेच रही। नहीं, वो एक तरह से डिजिटल कर्मचारी बेच रही हैं। डिजिटल कर्मचारी? हाँ। यही सोचने का नया तरीका है। लक्ष्य सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक कर्मचारी बनाना है। एक ऐसा कर्मचारी जो इंसानों जितना ही काम कर सके, या शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, और इस एक सोच से सॉफ्टवेयर का बाजार अचानक लगभग 30 गुना बड़ा हो जाता है। इस विचार को समझने के लिए कर्मचारियों के पिरामिड का एक उदाहरण दिया गया था, जो मैंने देखा ट्विटर पर भी काफी चल रहा था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आप समझाएंगे जरा? जरूर। सोचिए, एक कंपनी में कर्मचारियों का एक पिरामिड है। सबसे निचले स्तर पर वो कर्मचारी है जो एक समस्या देखकर मैनेजर के पास जाता है और पूछता है, एक समस्या है, अब मुझे क्या करना है। हाँ, जो कि सबसे कम मददगार है। सही बात है। और फिर पिरामिड के सबसे ऊपर होता है एस टियर कर्मचारी। एस टियर मतलब सबसे बेहतरीन। ये वो है जो न सिर्फ समस्या को पहचानता है, बल्कि उसके कारण को समझने के लिए खुद रिसर्च करता है, कई समाधान ढूंढता है और उनमें से एक को लागू भी कर देता है। एग्जैक्टली। और फिर आखिर में सिर्फ मंजूरी के लिए आता है कि मैंने ये समस्या देखी, उसका विश्लेषण किया, ये समाधान लागू कर दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? और भविष्य का एआई यही एस टियर कर्मचारी बनने वाला है। हाँ। वो हमारे लिए 99% काम करेगा और फिर अंतिम फैसले के लिए हमारे पास आएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें एक विरोधाभास भी है। एक तरफ हम एआई को ज्यादा स्वायत्तता दे रहे हैं और दूसरी तरफ ह्यूमन इन द लूप की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हर यूजर के लिए अलग होगा। कैसे? ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर जहां जोखिम ज्यादा हो, जैसे किसी क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट भेजना। हाँ, वहां तो गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वहां अंतिम मंजूरी हमेशा इंसान ही देगा। एआई सब कुछ करके एक स्मार्ट सुझाव देगा और आपको बस एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन एक और तरह का यूजर होगा जिसे हम पावर यूजर कह सकते हैं। पावर यूजर, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो अपने एआई को अपने काम करने के तरीके के बारे में, अपनी सोच के बारे में, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे। अच्छा, तो वो एआई को ट्रेन करेंगे? हाँ, इतना ट्रेन कर देंगे कि वो 100% काम खुद ही बिना किसी मंजूरी के कर सके। और ये लोग इस बात पे गर्व करेंगे कि उनके कितने काम बिना इंसानी दखल के पूरे हो गए। सही कहा। वो अपनी उत्पादकता को एक नए ही स्तर पर ले जाएंगे। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण देख सकते हैं? मतलब असल में ये कैसा दिखेगा? जरूर। एआई नेटिव सीआरएम को लेते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आज एक सेल्स पर्सन अपना सीआरएम खोलता है, दर्जनों मौकों को देखता है,
अपना कैलेंडर चेक करता है। और फिर ये तय करने में घंटों लगाता है कि आज सबसे जरूरी काम क्या है। ये तो बहुत रिएक्टिव प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इसमें बहुत समय भी बर्बाद होता है। हाँ। लेकिन भविष्य का AI CRM एक एजेंट की तरह 24 घंटे काम करेगा। वो आपके पिछले 2 साल के ईमेल खंगालेगा। 2 साल के ईमेल? हाँ, और ऐसे भूले बिसरे ग्राहकों को ढूंढेगा जिनसे पहले अच्छी बात हुई थी पर फिर संपर्क टूट गया। और वो सिर्फ उन्हें ढूंढेगा नहीं, वो उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए एक ईमेल का ड्राफ्ट भी खुद ही तैयार कर देगा। वो आपके पुराने कॉल नोट्स पढ़ेगा, आपका कैलेंडर समझेगा और फिर आपको बताएगा। वो आपको बताएगा। ये ग्राहक 3 महीने पहले आपकी एक नई सर्विस में दिलचस्पी ले रहा था और अब वो सर्विस लॉन्च हो गई है। मैंने एक फॉलोअप ईमेल तैयार कर दिया है, क्या मैं इसे भेज दूं? ये CRM वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सेल्स पर्सन इस पर भरोसा करेंगे? मतलब सेल्स का काम तो बहुत हद तक इंसानी रिश्तों पे निर्भर करता है। शुरू में जरूर हिचकिचाहट होगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये AI सिर्फ डेटा नहीं देख रहा, ये ऐसे पैटर्न देख रहा है जिन्हें इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि शायद वो ये देख पाए कि जिस क्लाइंट से आपकी बात नहीं बनी, उसने हाल ही में आपकी कंपनी के किसी वेबिनार में हिस्सा लिया था, या उसने लिंक्डइन पर आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पोस्ट किया था। अच्छा, तो ये ऐसे कनेक्शंस बना सकता है जो हम नहीं देख पाते। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे जब सेल्स पर्सन देखेंगे कि AI के सुझाव काम कर रहे हैं तो भरोसा बढ़ने लगेगा। ये प्रोएक्टिव असिस्टेंट वाला आइडिया वाकई कमाल का है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये AI एजेंट मेरे पुराने ईमेल और कॉल नोट्स पढ़ रहा है, तो वो ये सब समझता कैसे है? मतलब हम तो इंसानों के लिए लिखते हैं, हमारी भाषा में भावनाएं होती हैं, संदर्भ होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो एक बहुत बड़ी बाधा लगती है। और यहीं से स्टेफनी डैंग का दूसरा बड़ा विचार सामने आता है, जो कि है, अब हम इंसानों के लिए नहीं, एजेंट्स के लिए डिजाइन करेंगे। एजेंट्स के लिए डिजाइन? हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम हर चीज इंसानी ध्यान खींचने के लिए बनाते थे, सुंदर वेबसाइट्स, आकर्षक हेडलाइंस। लेकिन अब हमें मशीनी पठनीयता यानी मशीन लेजिबिलिटी पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, मशीनी पठनीयता, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जानकारी को इस तरह से पेश करना कि मशीनें उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। अच्छा। सोचिए, एक इंसान के लिए सुंदर दिखने वाला पैराग्राफ मशीन के लिए सिर्फ शब्दों का एक झुंड हो सकता है। लेकिन अगर वही जानकारी साफ सुथरे डेटा स्ट्रक्चर में हो, जैसे JSON फाइल्स या टैग की हुई जानकारी, हाँ, तो मशीन उसे तुरंत समझ लेती है। अब सुंदरता से ज्यादा संरचना पर जोर होगा। पत्रकारिता का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है ना? हाँ, बिल्कुल। जब इंसानों के लिए लिखा जाता है तो लेख की शुरुआत में एक हुक होता है, कोई दिलचस्प कहानी या सवाल, ताकि पाठक आगे पढ़े। सही बात है, क्योंकि एक इंसान शायद 5वें पन्ने पर लिखी जरूरी बात तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन एक एजेंट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एजेंट तो पूरा लेख पढ़ेगा। उसके लिए हुक से ज्यादा जरूरी है साफ, सटीक और संरचित जानकारी। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, जिसे मशीन आसानी से प्रोसेस कर सके। और ये बदलाव सिर्फ कंटेंट तक तो सीमित नहीं रहेगा ना? नहीं, इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। तकनीकी समस्या समाधान का क्षेत्र देखिए। ठीक है। पहले इंजीनियर किसी समस्या के दौरान दर्जनों ग्राफ और डैशबोर्ड देखकर समझने की कोशिश करते थे कि गड़बड़ कहाँ है। अब AI एजेंट खुद ही सारा डेटा देखेगा, उसका विश्लेषण करेगा और सीधे स्लैक पर बता देगा कि सर्वर B में मेमोरी लीक हो रही है और इसका कारण शायद कल का अपडेट है। बिल्कुल। सेल्स टीम को भी अब CRM में घंटों क्लिक नहीं करना पड़ेगा, एजेंट खुद ही डेटा से जरूरी जानकारी निकालकर उन्हें दे देगा। तो हम विजुअल हायरार्की के लिए नहीं, बल्कि मशीन की समझ के लिए डिजाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हर कोई मशीनों के लिए डिजाइन करने लगेगा, तो फिर अगला कदम क्या होगा? आप बाकियों से अलग कैसे दिखेंगे? यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो क्या है? AI एजेंट्स क्या देखना चाहते हैं? ये एक तरह का नया SEO है। नया SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? हाँ, कुछ लोग इसे जियो कह रहे हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जियो? हाँ, SEO में हम गूगल के लिए कंटेंट बनाते थे। जियो में कंपनियां ये समझने की कोशिश करेंगी कि चैट GPT या दूसरे AI एजेंट्स को किस तरह की जानकारी पसंद है, ताकि जब कोई एजेंट किसी सवाल का जवाब दे तो वो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट का जिक्र करे। बिल्कुल। 1 मिनट, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फिर से एक एल्गोरिथम को खुश करने की दौड़ में लग जाएंगे, जैसे हमने SEO के लिए किया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा है। और नतीजा ये हुआ कि इंटरनेट पर अजीब अजीब लेखों की भरमार हो गई जो इंसानों के लिए थे ही नहीं। सही कहा।
वो गूगल के क्रॉलर के लिए लिखे गए थे और अब कंटेंट बनाने की लागत तो लगभग शून्य हो गई है। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये हो सकता है कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मात्रा में घटिया कंटेंट भर जाए, जिसे सिर्फ एआई एजेंट्स का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया हो। जैसे पहले कीवर्ड स्टफिंग होती थी। हाँ, हो सकता है अब एक ही लेख के हजारों वर्जन बनाए जाएं जो थोड़े बहुत अलग हों, ताकि एजेंट को लगे कि ये जानकारी बहुत व्यापक और भरोसेमंद है। ये तो एक नई तरह की सूचना प्रदूषण की समस्या होगी। बिल्कुल। ये सच में एक चुनौती होगी। तो एक तरफ हम चीजों को मशीनों के लिए बना रहे हैं जो थोड़ी अव्यक्तिक लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एआई हमसे से ज्यादा इंसानी तरीके से बात करने लगा है। हाँ। और ये मुझे ओलिविया मूर के तीसरे और अंतिम विचार पर लाता है, एआई वॉइस एजेंट्स का उदय। हाँ, और ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हकीकत बन रहा है। 2025 में ही हमने देखा कि बड़ी-बड़ी कंपनियां वॉइस एजेंट्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने लगी हैं। और ये कुछ खास उद्योगों में बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा। अच्छा। यहाँ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से लेकर रिमाइंडर्स भेजने, सर्जरी के बाद फॉलोअप कॉल करने तक सब कुछ वॉइस एआई कर रहा है। यहाँ तक कि मनोचिकित्सा के लिए शुरुआती जानकारी लेने जैसे संवेदनशील काम भी। हाँ बिल्कुल। रुकिए, पर यह तो बहुत ही निजी और संवेदनशील होता है। लोग एआई से बात करने में सहज महसूस करते हैं। हैरानी की बात है। हाँ, कुछ मामलों में तो लोग एआई से बात करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एआई उन्हें जज नहीं करेगा। और इसका एक बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवा में कर्मचारियों की भारी कमी भी है। ये तो समझ में आता है। और कौन से क्षेत्र हैं? बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। मुझे लगा था कि वहाँ नियम कानूनों की वजह से इसे अपनाना मुश्किल होगा। असल में वहाँ ये और भी तेजी से बढ़ रहा है, और वजह वही नियम कानून है। अच्छा। एक इंसान गलती से कोई नियम तोड़ सकता है या कॉल पर कुछ ऐसा कह सकता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन एआई? वॉइस एआई हमेशा नियमों का पालन करता है। उसकी हर बातचीत का रिकॉर्ड होता है जिससे ऑडिट किया जा सकता है। वो इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे याद है, मैंने पिछले हफ्ते एक कस्टमर सर्विस बॉट से बात की थी। हाँ। और उसके पीछे हल्की सी टाइपिंग की आवाज आ रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। ये जानबूझकर किया जा रहा है। सच में? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि आवाज एकदम साफ और सटीक हो सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां जानबूझकर अपने एजेंट्स की आवाज को थोड़ा धीमा कर रही हैं या बैकग्राउंड में हल्का शोर डाल रही हैं, ताकि वे ज्यादा इंसानी लगे। हाँ, और लोगों को उनसे बात करने में अटपटा न लगे। एक और हैरान करने वाली क्षमता है भाषा और लहजे को समझने की। वो कैसे? एआई कई भाषाएं और अलग-अलग एक्सेंट्स को इंसानों से भी बेहतर समझ सकता है। कई बार मीटिंग में कोई शब्द इंसान को समझ नहीं आता, लेकिन एआई का ट्रांसक्रिप्ट उसे एकदम सही पकड़ लेता है। तो इसका कॉल सेंटर्स और बीपीओ उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत या फिलीपींस जैसे देशों में लाखों नौकरियां खतरे में हैं? यहाँ वही बात लागू होती है जो हम अक्सर सुनते हैं कि एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, बल्कि एआई का इस्तेमाल करने वाला इंसान आपकी नौकरी ले लेगा। जो कॉल सेंटर एआई को अपनाएंगे वे कम कीमत पर बेहतर और 24/7 सेवा दे पाएंगे। वो दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो शुरुआत में एआई आसान सवालों के जवाब देगा। हाँ, और मुश्किल कॉल इंसान को ट्रांसफर कर देगा। इससे इंसानी एजेंट्स ज्यादा जटिल समस्याओं पर ध्यान दे पाएंगे। ये भी दिलचस्प है कि स्रोतों में बताया गया है कि कुछ जगहों पर अभी भी इंसानी श्रम एआई से सस्ता है। हाँ, पर ये एक अस्थायी स्थिति है। मतलब ये बदलेगा? जरूर बदलेगा। एआई की लागत लगातार घट रही है। जैसे जैसे ये सस्ता होता जाएगा, ये आर्थिक समीकरण भी बदलेगा। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो वॉइस एआई के और भी उपयोग हो सकते हैं, जैसे सरकारी सेवाएं। हाँ, सोचिए अगर एआई गैर आपातकालीन 911 कॉल को संभाल सकता है, तो वो डीएमवी यानी परिवहन विभाग जैसी जगहों पर भी कॉल संभाल सकता है। हाँ। लोगों की कितनी निराशा कम होगी। और उपभोक्ता के स्तर पर भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। अभी ये ज्यादातर बिजनेस टू बिजनेस है, लेकिन स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि नर्सिंग होम में बुजुर्गों के साथी के तौर पर, जो उनसे बात कर सकता है, उन्हें कहानियां सुना सकता है। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हाँ। हमने एआई के एक टूल से एक सहकर्मी बनने की कहानी के 3 बड़े पड़ावों को देखा। पहला, प्रोएक्टिव एआई जो हमारे लिए सोचेगा। दूसरा, एक ऐसी दुनिया जिसे हम मशीनों की समझ के लिए फिर से डिजाइन कर रहे हैं। और तीसरा, वॉइस एजेंट्स का हमारे काम और जीवन का एक अहम हिस्सा बनना। और ये तीनों अलग अलग ट्रेंड नहीं है ना? नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रोएक्टिव एआई को काम करने के लिए ऐसी दुनिया चाहिए जो मशीनों के लिए डिजाइन की गई हो, और जब वो काम कर लेगा तो वो हमसे वॉइस के जरिए बात करेगा। बिल्कुल। ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जहां एआई हमारे जीवन में सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार बन रहा है।
तो आज की चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, सवाल ये है, जैसे जैसे हम अपनी दुनिया को मशीनी समझ के लिए इस तरह ढाल रहे हैं, क्या हम अनजाने में कुछ जरूरी मानवीय गुणों को कम आंक रहे हैं? जैसे रचनात्मकता, अनपेक्षित खोज या यहाँ तक कि किसी को मनाने की कला? और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे नए एआई सहकर्मी सिर्फ हमारा डेटा नहीं बल्कि हमारे सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण भी अपनाएं?